नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक बार फिर खेती से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर हाजिर हैं हम आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको न केवल समय अनुकूल कृषि कार्यों की जानकारी देते हैं, बल्कि कृषि से जुड़े सहयोगी व्यवसायों की जानकारियाँ भी उपलब्ध करवाते हैं, जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, फलों के बागीचे, है ना। तो ऐसी ही कुछ जानकारियां लेकर आज भी हम हाजिर हैं। इसके पहले कि मैं अपनी इस जानकारियों का पिटारा खोलूं, क्यों ना तब तक आप देख लीजिए खबरें खेती की और मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। बीज समितियों को मजबूत करेंगे, सोयाबीन गहाई में सावधानी बरतें, बोनी से पहले टीका लगवाएं, सब्जियों में लाभकारी जल विलेय उर्वरक, दुधारू पशुओं का संतुलित आहार। सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि बीज समितियों के जरिए हम प्रदेश में खेती को और अधिक लाभप्रद बनाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री सारंग ने विगत दिनों बीज संघ की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध करवाने के साथ ही बीज निर्माण समितियों को लाभ पहुंचाना चाहिए। लोगों को रोजगार मिले, इस दिशा में भी कार्य योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह संस्था सिर्फ रस्म अदायगी की संस्था न रहे, बल्कि नई ऊंचाइयों को छुए। इसके लिए यह कमेटी का गठन हम कर रहे हैं, जो इसके विकासशील बनाएगी। सोयाबीन फसल की गहाई का फसल गुणवत्ता पर भी काफी असर पड़ता है, अतः फसल की गहाई के समय कुछ सावधानियां रखना अति आवश्यक होता है। फसल की कटाई के बाद गट्ठों को 2 से 3 दिन तक खेत में सुखाना चाहिए। फसल के गट्ठों का ढेर ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए एवं गट्ठों को 3 दिन की धूप के बाद नीचे के गट्ठों को ऊपर और ऊपर के गट्ठों को नीचे करना चाहिए, जिससे समस्त गट्ठे समान रूप से सूख सकें। सोयाबीन का बीज मुलायम होता है। जहां तक संभव हो, बीज के लिए गहाई लकड़ी से पीटकर करना चाहिए, जिससे बीज का अंकुरण प्रभावित न हो। अगर थ्रेसर से गहाई करना हो तो थ्रेसर की गति धीमी कर 300 से 400 आरपीएम पर गहाई करनी चाहिए। राइजोबियम टीका जीवाणु फलीदार फसलों के नत्रजन की आवश्यकता को नत्रजन स्थिरीकरण प्रक्रिया के द्वारा पूरा करते हैं। इसके अलावा बाद में बोई जाने वाली गेहूं, सरसों, चना, मसूर इत्यादि फसलों के भी नत्रजन उपलब्ध करवाता है। यह जीवाणु अलग अलग फलीदार फसलों के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। राइजोबियम जीवाणु की खाद 50 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन का प्रतिवर्ष स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम जीवाणु खाद का एक पैकेट 200 ग्राम का होता है, जो 1 एकड़ के लिए आवश्यक बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। राइजोबियम टीके से बीज को उपचारित करने के पश्चात ही बोनी करें। जल विलेय एनपीके 18:18:18 के प्रयोग से सब्जियों को आवश्यक मात्रा के तत्वों की पूर्ति होने से बढ़िया उत्पादन मिलता है। इस उर्वरक का पानी में घोल बनाकर सब्जी पौधों के आसपास छिड़कने से पौधा स्वस्थ रहकर अत्यधिक उत्पादन देता है। जल में घुलनशील इस उर्वरक के घोल को पत्तियों पर भी छिड़कने से फायदा मिलता है। प्रति पौधा 50 ग्राम एनपीके 18:18:18 अनुशंसित किया गया है। दुधारू पशुओं का संतुलित आहार। गौवंशीय पशुओं की पोषण एवं उत्पादन क्षमताओं की पूर्ति हेतु संतुलित आहार देना आवश्यक है। यदि पशुपालक दूध के लिए गाय पालते हैं तो 5 किलोग्राम तक दूध देने वाली गाय के लिए बरसीम का चारा 40 किलोग्राम, भूसा 4 किलोग्राम एवं आधा किलोग्राम दाना पर्याप्त होगा। यदि गाय 5 किलोग्राम अधिक दूध देती है तो प्रति 3 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना खिलावें। भैंस को बरसीम का चारा 45 किलोग्राम, गेहूं का भूसा 6 किलोग्राम तथा आधा किलोग्राम दाना पर्याप्त होगा। और यदि भैंस 5 किलोग्राम से अधिक दूध देती है तो प्रति 2.5 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम दाने के हिसाब से अतिरिक्त दाना देना जरूरी होगा। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सबसे पहले जानते हैं मक्का के प्रति क्विंटल भाव।
बैतूल में न्यूनतम 1176 रुपए और अधिकतम 1591 रुपए। अब्दुल्लागंज में न्यूनतम 1001 रुपए और अधिकतम 1365 रुपए। देवास में न्यूनतम 1300 रुपए और अधिकतम 1675 रुपए और नीमच में न्यूनतम 1400 रुपए और अधिकतम 1761 रुपए। इसके बाद जानते हैं धान के प्रति क्विंटल भाव। बिछिया में न्यूनतम 1475 रुपए और अधिकतम भी 1475 रुपए। जबलपुर में न्यूनतम 1260 रुपए और अधिकतम 1700 रुपए। डबरा में न्यूनतम 1551 रुपए और अधिकतम 1911 रुपए और नैनपुर में न्यूनतम 1470 रुपए और अधिकतम 1470 रुपए। अंत में जानते हैं सरसों के प्रति क्विंटल भाव। भिंड में न्यूनतम 4070 रुपए और अधिकतम 4350 रुपए। सतना में न्यूनतम 3600 रुपए और अधिकतम 4000 रुपए। सागर में न्यूनतम 3000 रुपए और अधिकतम 3500 रुपए और रीवा में न्यूनतम 3600 रुपए और अधिकतम 3850 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, आपके बहुत सारे पत्र हमें मिल रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है। इन सभी पत्रों में जो एक बात समान रूप से सामने आ रही है वो ये है कि हमारे सभी किसान भाई ये जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी की भी यही इच्छा है कि हमारे किसान भाइयों की आय में वृद्धि हो। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम आपको आपके लाभ में कैसे वृद्धि करें इसके बारे में जानकारी दें। तो किसान भाइयों, इसके लिए निश्चित तौर पर मिश्रित खेती आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। मिश्रित खेती में भूमि के एक टुकड़े पर कई तरह की फसलें एक साथ उगाई जाती हैं और इसी के अंतर्गत
फल उद्यान की स्थापना किस प्रकार से करें, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि फल एक नकदी फसल होती है और इसमें कम से कम लागत में आप अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसी के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विजय अग्रवाल जी से। जब भी हम नया बगीचा लगाते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास पानी की क्या व्यवस्था है। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि जैसे आम का अगर बगीचा आप लगाएंगे तो इसमें पानी की खपत जो होती है, जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो 120 लीटर प्रतिदिन तक पानी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अगर पानी आपके पास कम है तो इसमें कम पानी चाहने वाली फसलें जैसे कि आंवला, नींबू हुआ, इसके साथ अनार की खेती आप अपने कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक चीज़ हमें और ध्यान में रखनी है कि जब भी आप फलों की खेती करते हैं तो उसमें किस्मों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अच्छी गुणवत्ता युक्त फसल जो होती है, फल जो होते हैं, उसका बाज़ार भाव बहुत अच्छा मिलता है। तो ध्यान रखें कि देसी किस्म के जो फल हैं या किस्में हैं, उनकी अपेक्षा जिनकी बाज़ार में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, मांग होती है, उस प्रकार की किस्में आप लगाएं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आम की बात करते हैं तो आम में दशहरी, लंगड़ा, चौसा या जो एक और किस्म है मल्लिका और आम्रपाली जैसी किस्में हैं जिनकी मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा मांग है, इस प्रकार इनको आप चुनाव करें। अगर अमरूद की हम बात करें तो अमरूद में हमें ये देखना है कि लखनऊ L49 जो कि सरदार के नाम से आता है, इलाहाबादी सफ़ेदा एवं कुछ नई वैरायटी हैं, नई किस्में हैं जो कि CISH लखनऊ ने विकसित की हैं, जिसमें से ललित और श्वेता एक बहुत अच्छी किस्म है। इनके आप बगीचे लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आंवले का अगर चयन करना है, आंवले की किस्मों का चयन करना है तो उसमें आप ध्यान रखें कि जो NA7, NA6 जो किस्में हैं फैज़ाबाद से कृषि विश्वविद्यालय से विकसित की गई, उनका आप चयन करें। इसी तरह से अनार का प्रचलन इस समय मध्य प्रदेश में काफ़ी क्षेत्रों में हुआ है और अनार की जो किस्में हैं, जो सबसे अच्छा किस्म इस समय बाज़ार में जिसको भाव मिल रहे हैं, उसमें भगवा और सुपर भगवा किस्म हैं जिसके फल लगभग 300 से 400 ग्राम के आकार के काफ़ी बड़े चमकीले फल होते हैं। बाज़ार भाव बहुत मिलता है। इसके अलावा आप अरक्ता भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, किस्मों के चुनाव के बाद बात आती है कि किस प्रकार के पौधे हमको लगाने हैं। पौधे जो भी हम लेंगे कभी भी वो बीजू पौधे ना हो। कभी कभी क्या होता है कि किसान भाइयों, हम किसी किसान के इधर जाते हैं, उसके इधर अच्छे पौधे लगे होते हैं, अच्छे फल आते हैं, उनके बीज लेकर अपने इधर उससे पौधे तैयार करके लगा देते हैं। लेकिन इस प्रकार के जब हम पौधे लगाते हैं तो उससे गुणवत्ता युक्त उत्पादन नहीं मिलता है। पौधे जो भी होंगे हमेशा आपको वानस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा जो तैयार पौधे होते हैं, जो आम भाषा में कलमी पौधे कहते हैं, वही पौधे आपको लेना है। कभी भी बीजू पौधे नहीं लेना है। बीजू पौधे अगर लेंगे तो उसमें 5 से लेकर 10 साल तक उत्पादन प्रारंभ होगा, लेकिन आप जब कलमी पौधे लेते हैं तो उसमें जो उत्पादन होगा 18 महीने से आप व्यावसायिक उत्पादन तक ले सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ से भी आप इस प्रकार की उन्नतशील किस्में ले रहे हैं, बडिंग ग्राफ्टिंग वाले कलम वाले पौधे ले रहे हैं, तो एक सही जगह से प्रमाणित नर्सरी से ही लें। संभव हो तो कृषि विश्वविद्यालय की कोई नर्सरी, कृषि विज्ञान केंद्र या उद्यानिकी विभाग की नर्सरियों से अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद आपको करना है कि जब हमने पौधे ले लिए हैं तो आपके पास ज़मीन कैसी है उसके आधार पर और कौन सा पौधा आप लगाना चाह रहे हैं उस आधार पर इसकी दूरी और इसका जो रेखांकन होता है खेत में उसको करने की आवश्यकता होती है। आम का जो पौधा होता है वो काफ़ी फैलाव वाला पौधा होता है और वो 10 बाई 10 मीटर में लगता है। लेकिन आम में ही अगर आप आम्रपाली किस्म लगाते हैं जो कि बोने किस्म है, इसको हम 2.5 बाई 2.5 मीटर की दूरी पर भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अमरूद की अगर हम बात करते हैं तो सामान्यतः 5 से 6 मीटर कतार से कतार और पौधे की पौधे से दूरी रखते हैं। लेकिन आजकल सघन बागवानी का चलन है। इसमें एक क्षेत्रफल में, एक निश्चित क्षेत्रफल में अधिक पौधे लगाने की आवश्यकता होती है। इसमें कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी हम कम कर देते हैं। जैसे कि अमरूद की अगर हम बात करें तो कतार से कतार की दूरी 2 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर हो जाती है, जो कि मिडो ऑर्चर्डिंग या मिडो बागवानी कहलाती है। और इसमें 1 एकड़ में जो सामान्यतः 160 पौधे लगते हैं और इस विधि से हम 2000 पौधे तक इसमें लगा लेते हैं।
किसान भाइयों, आजकल एक और नई विधि से पौधे तैयार होते हैं जो कि कहलाती है टिश्यू कल्चर विधि। ये पौधे प्रयोगशाला में तैयार होते हैं और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि आज के समय में हम जो पौधा लगाएं उसमें किसी प्रकार का पौधे लगाने के बाद रोग ना आए और रोग रोधी क्षमता हो। तो ऐसे में प्रयोगशालाओं में आजकल पौधे के उत्तक लेके अच्छी किस्म के पौधे तैयार किए जाते हैं। इस समय मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर केले की जो बागवानी हमारे किसान भाई कर रहे हैं वो टिश्यू कल्चर जो पौधे होते हैं उनका ही पौधे लगा रहे हैं। इसके साथ साथ अभी अनार के टिश्यू कल्चर पौधों का बहुत अधिक प्रचलन है। तो इस प्रकार के टिश्यू कल्चर पौधे भी आप रोप सकते हैं। इसमें रोग से लड़ने की क्षमता किसानों बहुत अधिक होती है। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। वाह किसान भाइयों, वाकई मीठे और रसीले फलों की तो बात ही अलग है। वैसे खेती की बात हो और पशुओं की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि पशु हमारे कितने काम आते हैं और ऐसे में हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनका ध्यान रखें। जी हाँ, बात हो रही है उन्नत पशुपालन की। इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र कंठवा जी। उन्नत पशुपालन के लिए पशुओं की जो नस्ल है उसका हमें विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 5 लीटर से 10 लीटर दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन अगर नहीं होगा तो हम उन्नत पशुपालन नहीं कर सकते हैं। और हम बात करें देसी नस्लों की, गाय की नस्लों की बात करें तो गिर, साहिवाल, थारपारकर, राठी, इनका हम उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जर्सी और HF का क्रॉस ब्रीड भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम भैंस की नस्लों की बात करें तो मुर्रा के साथ नीली रावी, भदावरी, और उसके साथ अगर हम बात करें तो सूरती, मैसाना, उनका उपयोग हम दुग्ध उत्पादन के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम गिर नस्ल की बात करें तो गिर नस्ल गुजरात क्षेत्र की है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी ये पाई जाती है और इसका दुग्ध उत्पादन अच्छा है। क्वालिटी वाइज भी अगर हम बात करें, इसकी गुणवत्ता वाइज भी, तो फैट प्रतिशत भी इसमें 5% तक पाया जाता है और दुग्ध खाने में भी अच्छा होता है। और हम बात करें कि पशुपालन के लिए बहुत ही अच्छी उपयुक्त नस्ल है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करें तो आहार प्रबंधन की, आहार प्रबंधन में भी पशुओं को हमें संतुलित आहार देना आवश्यक है। संतुलित आहार का मतलब है कि सूखा चारा, हरा चारा, दाना, साथ में मिनरल मिक्सर और विटामिन्स भी हमें इनको खिलाने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से हम एक दुधारू पशु की बात करें तो दुधारू पशु को अपने वजन के अनुसार 3% उसके वजन भार का आहार की आवश्यकता, सूक्ष्म पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिससे हम सूक्ष्म पदार्थ में सूखा चारा 4 से 5 किलोग्राम, 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा और
उसके साथ भी अगर हम हरे चारे में और संपूरक आहार के रूप में बात करें तो अजोला को भी हम 1 से 1.5 किलो मिक्स कर सकते हैं। उसके साथ साथ 50 ग्राम हम प्रतिदिन मिनरल मिक्सर खनिज मिश्रण का उपयोग करें तो पशुओं को हम एक संतुलित आहार खिलाएंगे तो अच्छा इनसे हम दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इनका आवास प्रबंधन की, क्योंकि अगर दुग्ध उत्पादन हमें अच्छा लेना है तो हमें खान पान के साथ साथ उसका आवास प्रबंधन भी ध्यान देना है। आवास प्रबंधन के लिए भी हमें एक खुला आवास प्रबंधन है उसमें रख सकते हैं। दूसरा, अगर हम बांध के रखते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, एक मुंह से मुंह विधि, एक पूँछ से पूँछ विधि। अगर 10 जानवर तक हैं तो 1 कतार वाला आवास हम लगा सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा हैं तो 2 कतार वाले आवास का हम उपयोग कर सकते हैं। आवास ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे वायु का संचार होता रहे, खुली हवा आती जाती रहे, वहाँ पे गंध कभी नहीं आए। दूसरा यह है कि आवास को हमें प्रतिदिन 2 बार साफ करना चाहिए और साफ करने के बाद में हफ्ते में 1 बार फिनाइल से उसमें छिड़काव करना चाहिए। लाल दवा का भी छिड़काव करना चाहिए ताकि कोई जीवाणु वहाँ पे नहीं फैले। मच्छर मक्खी अगर वहाँ जहाँ उत्पन्न हो रहे हैं तो उस स्थिति में हम फिनाइल का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा हम मेलाथियन का भी उपयोग कर सकते हैं। जहाँ पूरे ग्वाड़े में अगर हम छिड़कते हैं तो मच्छर मक्खी की समस्या ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा अगर हम देसी रूप से भी अगर करना चाहें तो नींबू घास के गुलदस्ते अगर हम लगाते हैं तो भी वहाँ पे मच्छर मक्खी नहीं आते हैं। और शाम सुबह के समय में हमें नीम की पत्तियों की धुआं भी करनी चाहिए ताकि वहाँ पे मच्छर मक्खी का प्रबंधन हम अच्छी तरीके से कर सकें। इसके बाद अगर बात आती है तो वो है पशुओं के स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य प्रबंधन को लेके। स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए भी हमें बहुत ही सतर्क रहना है, क्योंकि अगर हम बीमारियों की बात करें तो ऐसी ऐसी बीमारियां हमारे पशुओं में आती हैं तो पशु 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं जिंदा रह पाता है। तो उनके व्यवस्था करने के लिए या उनका प्रबंधन करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि टीकाकरण जिन जिन बीमारियों का, जैसे कि खुरपका मुंहपका बीमारी है उसका साल में 2 बार टीकाकरण होता है, एक मार्च अप्रैल में और दूसरा सितंबर अक्टूबर में हमें टीकाकरण करवाना चाहिए। दूसरी जो बीमारियां हैं जैसे आपका ब्लैक क्वार्टर जिसको हम एकटंगिया के नाम से जानते हैं, दूसरा HS जिसको हम गलघोटू के नाम से जानते हैं, या एंथ्रेक्स जिसको हम गिल्टी के नाम से जानते हैं, उस बीमारियों का टीकाकरण हमें वर्षा ऋतु से पहले मई जून के महीने में करवाना अति आवश्यक है। अगर हम टीकाकरण सही समय से कराते हैं तो ये बीमारियां हमारे पशुओं में नहीं आती है। दूसरी एक बीमारी जो है आज कल देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है, जिसको हम थनेला बोलते हैं, हमारी इंग्लिश में मेस्टाइटिस भी बोलते हैं, जिसको जहरबाद के नाम से भी किसान बोलते हैं, उसकी भी सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। उसके उपचार के लिए हमें साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। ये बीमारी प्रबंधन में चूक होने की वजह से होती है, जो बैक्टीरिया, फंजाई, कई प्रकार के जीवाणुओं से या जीवों से होती हैं। उसके लिए हमें साफ सफाई रखनी है। जानवरों को पूरा दूध निकालने के पहले और बाद जीवाणुनाशक घोल दवाई से उनके थनों को डिप करना चाहिए। जीवाणुनाशक दवाइयों का चारों तरफ ग्वाड़े में भी छिड़काव करना चाहिए। साफ सफाई के साथ साथ हमें जैसे ही पशु का दूध निकालते हैं उसको चारा या दाना डाल दें ताकि वो पशु कम से कम बैठे नहीं। जैसे ही थनों का स्पर्श जमीन पे होता है तो उसके जीवाणु उसमें प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि दूध निकालने से दूध की नलिकाएं जो खुल जाती है उसमें उसके जीवाणु प्रवेश करते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए उसके लिए हम अपने पशुओं को दूध निकालने के बाद चारा डाल दें ताकि पशु अपना खड़ा रहे। पशु खड़ा रहेगा तो ये बीमारी नहीं आएगी। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए
मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसमें जो भी बातें बताई गई हैं उन पर आप अमल करिए तो निश्चित तौर पर आपको लाभ के पथ पर अग्रसर होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, इस कार्यक्रम को लेकर अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों के माध्यम से। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। और इसके अलावा आप अपने सुझाव ईमेल के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanbhopal@gmail.com। इसके अलावा आप कृषि दर्शन कार्यक्रम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।